नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवीश। नेशन एट 9 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक की और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह नवादा में दोपहर 2 बजे हिसुआ में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पटना स्थित दीघा में एसएसबी के कई उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे पर सासाराम जाने की योजना रद्द कर दी है, जहां रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर धारा 144 लागू है। आपको बता दें कि सम्राट अशोक की जयंती पर अमित शाह की रैली होनी थी, लेकिन जिस तरह से सासाराम और नालंदा में रामनवमी पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, उसके बाद से दोनों जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। आसपास के पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। ऐसे में पार्टी ने अमित शाह के सासाराम दौरे को रद्द कर दिया। खबरों में फिर से रुक करते हैं बिहार की ओर, जहां सासाराम और नालंदा में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सासाराम से हिंसा का ताजा मामला सामने आया है। यहां एक बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटनास्थल पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से एक स्कूटी बरामद हुई है। हालांकि प्रशासन ने किसी सांप्रदायिक घटना से इंकार किया है। वहीं नालंदा में बिहार शरीफ के पहाड़पुरा इलाके में भी शनिवार को दो गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान करीब 12 राउंड फायरिंग हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि रामनवमी के दूसरे दिन पहले सासाराम में पथराव हुई थी, फिर नालंदा भी सुलग उठा। हिंसक झड़पों की घटनाओं को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में क्या हो रहा है, सीएम नीतीश कुमार को मालूम ही नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उनके हाथ से निकलती जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सब के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। अगली खबर भी बिहार से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम और नालंदा में हुए सांप्रदायिक घटना पर नाराजगी जताते हुए इसे साजिश करार दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी तक बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ऐसी घटना घटी। निश्चित रूप से किसी न किसी साजिश यहां पे दिखाई पड़ती है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया और जांच के साथ साथ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इस दौरान सीएम नीतीश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सासाराम दौरा रद्द होने को लेकर कहा कि बिहार में सबको उचित सुरक्षा दी जाती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, ये सब बदमाशी कर रहे हैं। इसमें किसी ने कुछ गड़बड़ की है, उसकी जांच की जा रही है। अगली खबर गुजरात से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद पार्टी हमलावर मूड में दिख रही है। आपको बता दें कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर एक के बाद एक हमले के बाद अब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ गुजरात में सेंध लगाने की तैयारी में है। सूत्रों के आधार पर कहा जा रहा है कि सरकार की विफलता उजागर करने के लिए गुजरात कांग्रेस इस महीने राज्य भर में 300 से ज्यादा सम्मेलन का आयोजन करेगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी की योजना 2 चरणों में 6 से 12 अप्रैल और 15 से 25 अप्रैल के बीच 251 तालुकों, 33 जिलों और 8 मेट्रो केंद्रों में आयोजित करना है। वहीं राहुल गांधी को 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच गुजरात आमंत्रित किया गया है। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां आज संभाजी नगर में महाविकास आघाड़ी की जनसभा होने जा रही है। शाम 6 बजे सांस्कृतिक मंडल मैदान में यह जनसभा होगी। इसमें शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस मंच साझा करेंगे। नए साल में पहला वाकया होगा जब तीनों पार्टियां आज मंच को साझा करने वाली है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, नाना पटोले समेत महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन संभाजी नगर में दो गुटों के बीच झड़प के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। प्रशासन ने सशर्त इस रैली की इजाजत दी है। आयोजन के समय और स्थान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। आयोजन के दौरान किसी भी सड़क को यातायात के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ट्रैफिक में रुकावट नहीं हो। संभाजी नगर में अभी भी तनाव का माहौल है, इसलिए बैठक के दौरान किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अगली खबर भी महाराष्ट्र है, जहां केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में अलीबाग कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में दायर उनके जमानती मुचलके भी रद्द कर दिए हैं। आपको बता दें कि राणे के खिलाफ रायगढ़ जिले के महाड़ में साल 2021 में आईपीसी की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्हें उनकी टिप्पणी के लिए रत्नागिरी जिले से गिरफ्तार भी किया गया था। नारायण राणे ने कहा था कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को स्वतंत्रता पाने के साल के बारे में नहीं पता है। किसी मंच का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक बार सीएम उद्धव अपने भाषण के दौरान ये पूछने के लिए पीछे मुड़ गए कि आजादी को कितने साल हो गए। साथ ही नारायण राणे ने कहा था कि अगर मैं वहां होता तो सीएम उद्धव को जोरदार तमाचा मार देता।
अगली खबर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर है, जो मध्य प्रदेश से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कल इंदौर में पितृ पर्वत पर शनिवार 51,000 लोगों ने हनुमान जी की विशाल मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस आयोजन का सीधा प्रसारण 182 देशों में किया गया। आयोजन में श्री श्री रविशंकर के साथ साथ कई महामंडलेश्वर और संत शामिल हुए। दरअसल इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ हमेशा नवाचार को लेकर पहल की जाती है। उसी कड़ी में इस बार आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर अहिल्या के पितृ पर्वत पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। इस विशाल आयोजन के लिए पितृ पर्वत पर 10 जोन बनाए गए हैं। इन सभी जोनों के नाम रामायण के विभिन्न चरित्रों के नाम पर, जैसे राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, दशरथ, माता कौशल्या पर रखे गए थे। हर जोन में 5,000 लोगों के लिए बैठक व्यवस्था पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर की गई। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और उनके एजुकेशन को लेकर हमला किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पढ़ा लिखा आदमी नाली से गैस निकालने की बात नहीं करेगा, बादल के पीछे रडार नहीं पकड़ पाएगा, ऐसी बातें नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम की डिग्री को फर्जी तक करार दे दिया और कहा कि जनता के मन में सवाल भी हो सकता है कि डिग्री फर्जी हो। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले से स्तब्ध है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से हैरान है, क्योंकि लोकतंत्र में सूचना मांगने और सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों को स्कूलों से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति दी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्कूल के पास अपनी ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। अगर हो सके तो बेसिक शिक्षा विभाग इसका एक पोर्टल तैयार करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पहले यूपी भ्रष्टाचार की पहचान बन गया था, लेकिन आज प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। आज यूपी तेजी से विकास के पथ पर बढ़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में विकास हुआ। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां आज लखनऊ में बीएसपी की बैठक होने जा रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में गांव-गांव चल रहे अभियान की समीक्षा होगी, तो वहीं पार्टी के विभिन्न अभियान और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। चुनाव के लिहाज से की जाने वाली ये मीटिंग आज बीएसपी ऑफिस में सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जिसका मुख्य फोकस निकाय चुनाव की तैयारी पर होगा। बैठक से पूरी जानकारी देते हुए विश्वनाथ पाल सिंह ने कहा कि बीएसपी 2007 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी और उसका किसी से गठबंधन नहीं होगा। बता दें कि बसपा इस बार जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने के साथ ही युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने और उनके साथ सियासी मैदान में उतरने की तैयारी है। खबरों में रुक करते हैं गुजरात की ओर, जहां आज से गांधीनगर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक की आज से शुरुआत होगी। बैठक में भाग लेने वाले G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। बैठक में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला और खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज उद्घाटन भाषण देंगे। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां रामनवमी के मौके पर हावड़ा में हुई हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। इलाके में पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। सीआईडी के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप समेत कई ब्रांच जांच में शामिल होंगे। इसमें डीआईजी रैंक के अधिकारी होंगे। हिंसा के बाद से इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस द्वारा लगातार माइकिंग की जा रही है। हावड़ा में कुछ अस्थिर जेबों में 3 अप्रैल तक धारा 144 बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हावड़ा के कई इलाकों में 1 अप्रैल रात 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हावड़ा में हुई हिंसा पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी हावड़ा हिंसा में विदेशी साजिश बताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगली खबर पश्चिम बंगाल के वर्धमान से है, जहां शक्तिगृह में बीजेपी नेता राजू झा की कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि राजू झा कुछ सहयोगियों के साथ कोलकाता जा रहे थे। इसी दौरान शक्तिगढ़ इलाके में अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं वर्धमान में एसपी कामना सेन ने बताया कि कार में राजू झा सहित 3 लोग सवार थे। आरोपी के मकसद का पता नहीं चल पाया है। आगे की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक झा को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है।
वहीं घायलों का इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। अगर पूरी घटना के बारे में बताएं तो बीजेपी नेता राजू झा अपनी एसयूवी में इंतजार कर रहे थे, तभी एक कार में 2 व्यक्ति वहां पहुंचे, जिसके बाद एक आरोपी ने रॉड से कार का शीशा तोड़ा, जबकि दूसरे ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। राजू झा के साथ मौजूद और भी लोग घायल हुए। फिलहाल आरोपी मौके से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये 4-5 डॉक्टर आरएसएस से संबंधित हैं और आरएसएस की लॉबी डॉक्टरों को बर्बाद गुमराह कर रही है। डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करनी चाहिए और अगर उनकी कोई गलतफहमी है वो भी दूर करेंगे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं पीएम मोदी की विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचार का गिरोह बताने पर भी सीएम गहलोत भड़के और कहा कि इसका मतलब है कि तमाम पार्टियों के नेता भ्रष्ट हैं। क्या प्रधानमंत्री को ऐसी अमर्यादित भाषा बोलनी चाहिए? ईमानदार सिर्फ बीजेपी में है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष है तो ही पीएम का सम्मान है। अगली खबर राजस्थान से ही है, जहां राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने संगठन की कड़ियों को कसना जो है वो शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब अन्य खाली पड़े पदों का रास्ता साफ हो सकता है। दरअसल आज बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की कई अहम बैठक होनी है, जिसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है। वहीं चर्चा है कि वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। वहीं हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाए गए सतीश पुनिया को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। वहीं आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक में औपचारिक ऐलान किया जाएगा। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज और कल यानी कि 3 अप्रैल को सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो सशक्त उत्तराखंड का रोड मैप प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। साथ ही राज्य के लिए कुछ नई केंद्र पोषित योजनाओं का आग्रह भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री से मुलाकात में राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे 3 पदों को भरने के साथ ही विभिन्न आयोगों, प्राधिकरणों और निगमों में दायित्व वितरण के संबंध में भी चर्चा की उम्मीद की जा रही है। यही नहीं, 4 धाम यात्रा, जोशीमठ आपदा समेत अन्य विषयों पर मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। ये भी समझा जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री को केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के कपाट खुलने के अवसर पर देवभूमि आने का निमंत्रण भी देंगे। मुख्यमंत्री का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 4 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश भी सौंपा। बता दें कि प्रदेश के उन बेरोजगारों को 2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच होगी। इसके साथ ही सीएम बघेल ने आर्थिक सामाजिक सर्वे टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि आज आर्थिक सामाजिक सर्वे टीम गांव-गांव पहुंच रही है। इसके जरिए से वो आवासहीन हैं या जो लोग गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। अगली खबर पंजाब से है, जहां शनिवार को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। 59 साल के कांग्रेस नेता साल 1988 के रोड रेस के मामले में 1 साल की सजा काट रहे थे। जेल में अच्छे आचरण की वजह से 10 महीने में ही उनको रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले साल 19 मई को रोड रेस के मामले में सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल से बाहर आने पर कार्यकर्ताओं ने सिद्धू का ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया। जेल से बाहर आते ही उन्होंने केंद्र की मोदी और पंजाब की मान सरकार पर जमकर हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश की जा रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, पंजाब को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को मौजूदा दौर का क्रांति बताया। सिद्धू ने कहा कि इस देश में जब भी कोई तानाशाही आई है, एक क्रांति भी आई है। इस बार उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, वो सरकार को हिला देंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विशाल महाजुलूस निकालेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद युवा कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जबलपुर में विशाल महाजुलूस निकालेगी। वहीं जुलूस में कई युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीबी श्रीनिवास, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं युवा कांग्रेस 5100 मसालों का जुलूस भी निकालेगी। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को खासा नुकसान हुआ है। आम, लीची, सेब की बागवानी में 40 से 50% के नुकसान का अनुमान है। साथ ही गेहूं, सरसों, मटर और मसूर की फसल को 20 और से 30% का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। नुकसान को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा विभाग और कृषि विभाग को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने आश्वस्त किया है कि आकलन के बाद किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी।
अब बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री कीरतपुर साहिब में नक्कियां टोल प्लाजा को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र में फिल्म सिटी स्थापित करने की पंजाब सरकार योजना बना रही है। फिल्म सिटी स्थापित करने के बाद बॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों की यहां पर शूटिंग होगी और यहां होटल इंडस्ट्री को संजीवनी मिलेगी। इलाके में रोजगार से साधन विकसित होंगे। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां नागपुर के गांधीबाग गार्डन में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल सोशल मीडिया पर अपील किए जाने के बाद यहां लोग जमा हुए थे। दावा किया जा रहा है कि आयोजन लगातार दूसरे शनिवार को हुआ। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कई लोग एक साथ चालीसा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते पुडुचेरी की, जहां सीएम रंगास्वामी ने राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से मांग की। इसी कड़ी में विधानसभा में 14वीं बार सरकार के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। आपको बता दें कि सीएम एन रंगास्वामी ने अपील के बाद राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पहले निर्दलीय सदस्य जी नेहरू की तरफ से निजी सदस्यों के प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया, जिसमें पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी, जिससे कि केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण सरकार के सामने आने वाली कई बाधाओं को दूर किया जा सके। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा कि डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा कर्मी, मरीज और तीमारदारों के लिए मास्क अनिवार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करे कि करीब 11,300 स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पताल में आदेश का पूरी तरह से पालन हो, क्योंकि संक्रमण की शुरुआत अस्पतालों से ही होती है। इसलिए एहतियात के तौर पर 1 अप्रैल से मास्क लगाने को अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB और BA.2 केवल तमिलनाडु में नहीं बल्कि भारत और दुनिया के अन्य देशों में भी लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। खबरों में रुक करते तेलंगाना की ओर, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों के पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार, केंद्रीय मंत्री जय किशन रेड्डी समेत कई पदाधिकारी भी वर्चुअली मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और देश भर के हर जिले में कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 108 कार्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी राज्य में संगठन के रूप में विस्तार कर रही है। देश में 500 बीजेपी कार्यालय पहले ही बन चुके हैं, जो सिर्फ कार्यालय नहीं बल्कि संस्कार के हैं। खबरों में हम रुक कर रहे हैं तेलंगाना का, और जहां हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाली निकत जरीन का हैदराबाद पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान तेलंगाना के मंत्री वी श्रीनिवास समेत कई लोगों ने हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे। निकत वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही है। निकत पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम के बाद बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 या उससे ज्यादा मेडल जीतने वाली देश की दूसरी महिला बॉक्सर है। बता दें कि फाइनल में उन्होंने वियतनाम की गुएन थी टेम को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां पश्चिम गोदावरी जिले में आदिवासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की थी कि अनुसूचित जाति सूची में बोया, वाल्मीकि, बुंटू, उड़िया जातियों को शामिल नहीं किया जाए। इसके लिए उन्होंने बंद का भी ऐलान किया है। बंद के ऐलान की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक बाधित रहा। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि राज्य सरकार निर्दोष आदिवासियों के कानूनों और आरक्षण को रौंदने की कोशिश कर रही है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां शनिवार को कोरोना के 416 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 14.37% दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सीएम केजरीवाल ने अलग अलग समीक्षा बैठक की थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि सरकार सभी आवश्यक उपायों को लागू कर रही है और घबराने का तत्काल कोई कारण नहीं है। आपको बता दें कि देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से वृद्धि के बीच दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में नए कोविड मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगली खबर भीषण गर्मी को लेकर है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि फरवरी महीने में रिकॉर्ड गर्मी के बाद मार्च में अंतिम पखवाड़े में हुई बारिश के कारण अभी मौसम ठंडा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के ज्यादातर इलाकों में अप्रैल से जून तक अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। इस दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी राज्यों में लू भी खूब चलेगी। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में इस बार अप्रैल में सामान्य से अधिक दिन लू चलेगी। अगली खबर पंजाब से है, जहां मोहाली में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 191 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जबकि केकेआर बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 16 ओवर में 146 रन बना सकी थी और पंजाब किंग्स ने डकवर्थ लुईस नियम के मुताबिक
7 रन से मैच जीत लिया। पंजाब के लिए कप्तान शिखर धवन ने 40 और राजपक्षे ने 50 रन बनाए। वहीं हर्षदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए 193 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में दिल्ली की टीम 9 विकेट खोकर 143 रन ही बना पाई और लखनऊ ने 50 रनों के बड़े अंतर से मैच जीत लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की आईपीएल में दिल्ली पर लगातार तीसरी जीत है। लखनऊ की इस जीत के हीरो तेज गेंदबाज मार्क वुड रहे, जिन्होंने 4 ओवर में महज 14 रन देकर 5 विकेट लिए। वहीं बैटिंग में काइल मेयर्स ने 38 गेंदों पर 73 रन की विस्फोटक पारी खेली। तो नेशन@9 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।